हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत यूनबोम के साथ होती है। वो एक टीचर होती है और क्लास में पढ़ा रही होती है। तभी एक लेडी आती है और वो यूनबोम को सबके सामने थप्पड़ मार देती है। एक्चुअली में ये यूनबोम का सपना होता है। इस सपने की वजह से उसके हाथ कांपने लग जाते हैं और सोचती है, अरे बस कर यार, यूनबोम कब से यही सपना देख रही है, अब तो मुझे आदत पड़ जानी चाहिए थी। कुछ देर के बाद यूनबोम स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है और खुद को बोलती है, मुस्कुराना मत और मस्ती मत करना और खुश मत रहना, तुम ये कर सकती हो। के बाद जैसे ही वो स्कूल आती है तो वो देखती है टीचर्स उसके बारे में ही बात करते हुए जा रहे हैं। यून मैम को स्कूल में आए हुए 1 साल हो गए हैं, लेकिन कभी मैंने उन्हें बात करते हुए नहीं देखा। मैं उनसे कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन वो हमेशा अपना सिर हिलाकर जवाब देती है। कभी दूसरे टीचर बोलने लग जाते हैं, वो हमेशा ना डार्क रंग पहनती है और हमेशा उदास सी रहती है। पता नहीं वो ऐसा क्यों करती है। ये सब सुनकर यूनबोम सोचती है, मैं ना ऐसी ही हूँ। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, पहले यूनबोम लोगों के साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाया करती थी। वो अपने जोक से लोगों को हंसाया भी करती थी। इवन सियोल के जिस स्कूल में वो पढ़ाया करती थी, वहाँ पर भी वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी। वहाँ के टीचर्स इवन स्टूडेंट भी उसके ऊपर काफी ज्यादा फिदा थे। जिनमें वो लोग बोल रहे होते हैं, यून मैम के बारे में ना कुछ तो अजीब है। यहाँ के सारे टीचर तो सियोल भागना चाहते हैं, तो उस लड़की को यहाँ गाँव में आकर पढ़ाने की क्या जरूरत थी। उसने पक्का सियोल में ना कुछ गलत किया होगा, तभी तो वो यहाँ पर आई है। तो मैम आपको कुछ पता है क्या इस बारे में, क्योंकि मैंने उससे ना आपसे बात करते हुए देखा है। सियोल बोलती है, अरे हाँ, वो तो बस मुझसे किराया देते वक्त ही बात करती है। फिर सभी नोटिस करते हैं यूनबोम तो पीछे ही है। के बाद सभी लोग उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपना सिर हिलाती है। सामने हान नाम का स्टूडेंट खड़ा होता है, जिस पर स्कूल की सारी लड़कियां फिदा होती है। फिल्म में वो दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है और साथ ही स्कूल का टॉप स्टूडेंट होता है। जिसके बाद वो सभी टीचर को गुड मॉर्निंग बोलता है और होम नाम के टीचर को बोलता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सर समझ जाते हैं कि इसे क्या बात करनी है और उसे बोलता है, चलो मेरे पीछे आओ। जिसके बाद वो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद स्कूल का प्रिंसिपल टीचर को बोलता है, मिड टर्म के एग्जाम जल्द ही शुरू होने वाले हैं, इसीलिए कल से बच्चों को टीचर ऑफिस में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एग्जाम के क्वेश्चन पेपर कहीं लीक ना हो जाए, इस बात का आप सभी को ध्यान रखना होगा। याद रहे कि इस मिड टर्म के बाद आप सभी को पेरेंट टीचर मीटिंग भी रखनी है। खिड़की से तेज ठंडी हवा आने लग जाती है, तो सीओ मैडम खिड़की बंद करने के लिए जाती है, लेकिन बाहर देखकर वो जोर से चिल्लाने लग जाती है, इमरजेंसी। ये सुनकर सभी लोग खिड़की के पास आकर बाहर देखने लग जाते हैं। यूनबोम को कुछ समझ ही नहीं आता, तो वो भी बाहर देखती है। एक आदमी आ रहा होता है, जिसने इतनी ठंड में भी सिर्फ एक टी शर्ट पहन रखा होता है और उसके हाथ पर ड्रैगन का टैटू बना होता है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। टीचर्स ऑफिस का दरवाजा लॉक कर देते हैं और छुप जाते हैं। यूनबोम को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, ये सब कुछ क्या हो रहा है। टीचर तो खुद को बचाने के लिए हाथ में गमला ले लेता है। दरवाजा नहीं खुलता तो वो आदमी दरवाजा इतनी जोर से पुश करता है कि कुंडी ही टूट जाती है। ये देखकर टीचर की तो फट जाती है और उसके हाथ से गमला नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो बंदा अंदर आता है तो सभी टीचर डर की मारे उसके सामने आ जाते हैं। यूनबोम तो उसे देखकर अंदाजा लगा रही होती है, क्या ये कोई गैंगस्टर है, फिर कोई गली का गुंडा है। एक्चुअली इस बंदे का नाम सियोन जियो होता है। जैसे ही ये बात यूनबोम को पता चलती है कि ये हान का अंकल है, तो वो तो शौक ही हो जाती है। सियोन जियो बोलता है, मैंने आप सबको डिस्टर्ब किया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुझे होंग सर से ना कुछ जरूरी बात करनी है। एक्चुअली में होंग सर तो डर की मारी टेबल के नीचे छुपा हुआ होता है। आगे टीचर उसे बताते हैं उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए वो जल्दी ही चले गए। सियोन जियो बोलता है, कोई बात नहीं, मैं कल तक ना यहीं पर बैठकर उनका इंतजार कर लूंगा। के बाद वो एक टेबल के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है और उसी टेबल के नीचे होंग सर छुपे हुए होते हैं। टेबल भी छुपा हुआ होता है, लेकिन तभी सियो मैडम दरवाजा खोलकर उन्हें सामने ला देती है कि वो इस मसले को संभाल सके। बोलता है, अरे तुम तो हान के अंकल हो ना, तुम यहाँ पर बैठे थे, काम को खत्म करने में लगा हुआ था, इसलिए तुमसे मिलने आने में ना देरी हो गई है। आपका यहाँ पर स्वागत है हान के अंकल। जब तुम्हें स्कूल में कोई काम था क्या? वो बोलता है, एक्चुअली में इस साल हान को परिवार सेविका का अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन वो किसी वजह से कैंसिल हो गया। जिसके बाद हान ने आज सुबह
होंग सर से इसके बारे में बात की। उन्होंने कहा जिनके माँ बाप नहीं है उन्हें ये अवार्ड नहीं मिलेगा, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार उनसे बात कर लेता हूँ। प्रिंसिपल बोलता है नहीं, उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा होगा, हो सकता है हान से कोई गलतफहमी हो गई है, उसने तुम्हें झूठ बोला होगा। वो बोलता है वो मुझसे कभी ऐसी बातें नहीं करता, तो मैंने कहीं और से सुना है। प्रिंसिपल बोलता है अरे छोड़ो ना, आओ बैठो, क्या कॉफी पीना चाहोगे? अरे यून मैम जरा एक कप कॉफी बना दीजिए ना। उसके बाद यून बम कॉफी बनाने के लिए चली जाती है। जे प्रिंसिपल का हाथ जोर से पकड़ लेता है, बोलता है तुम लोग फीमेल टीचर से कॉफी बनवाते हो क्या? बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तुम्हें कॉफी पिलाना चाहता था। बोलता है अपनी कॉफी ना मैं खुद ही ले सकता हूँ। उसके बाद उसकी नजर यून बम के ऊपर जाती है, वो उसके पास आ जाता है और उसे अच्छे से ताड़ने लग जाता है। उसके करीब आकर बोलता है ब्यूटीफुल। के बाद दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। इसके बाद हमें सेजिन नाम की लड़की दिखाई जाती है, वो किसी को मैसेज करते हुए जा रही होती है। में सेजिन हान की क्लासमेट होती है। अचानक से पीछे से हान आ जाता है। सेजिन तो शॉक हो जाती है और उसे बोलती है दूसरों को परेशान करने में तुम एक्सपर्ट हो चुके हो ना। बोलता है तुम डर गई क्या? मैं तुम्हें कॉल करता रहता हूँ लेकिन तुम सिर्फ मुझे मैसेज करती हो, आखिर मैं तुमसे कॉल पर बात क्यों करूँ? ऐसे कुछ लोग ना तो वो की खाने जा रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं ना। बोलती है मैं सिर्फ उनके साथ खाती हूँ जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं, तुम जैसे बेकार इंसान के साथ मैं अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। आशा है कि तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। ये बोलकर वो तो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हान अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है, जहाँ में पता चलता है कि पूरे स्कूल में एक सेजिन ही एकलौती लड़की है। हान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी उसके दोस्त को एक मैसेज आता है, तो वो हान को बोलता है अबे तेरे अंकल ना स्कूल आए हैं, मुझे माफ कर देना हान। होंग सर ने तुमसे जो कुछ भी कहा था ना वो सब कुछ मैंने सुन लिया था, मैंने तुम्हारे अंकल को बता दिया। ये सुनते ही हान जल्दी से स्कूल आने लग जाता है। जे और यून बुम एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी प्रिंसिपल आकर बोलता है कॉफी की जगह सुट्टा कैसा रहेगा, और उस पेड़ के पास चलते हैं और एक एक सुट्टा हो जाए, क्या कहते हो तुम? वो बोलता है तुम लोग स्कूल में फूकते हो क्या? बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और तुम यहाँ पर ये सब करते हो। गुस्से में वो टेबल पर मारता है, जिसकी वजह से टेबल तो फट जाता है। देखकर सभी की हवा टाइट हो जाती है। बोलता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था। यून बोलता है अच्छा ये बताओ कि परिवार सेवा अवार्ड के लिए क्या चाहिए? बोलता है मैं जानता हूँ कि हान एक बहुत ही ज्यादा अच्छा बच्चा है, ये अवार्ड सिर्फ उन्हीं बच्चों को दिया जाता है जिनके माँ बाप उन्हें पाल रहे हैं। पूछता है नियोमोकोकस की वैक्सीन के कितने डोज लगते हैं, लेकिन प्रिंसिपल के पास इस सवाल का जवाब ही नहीं होता। बोलता है 4 डोज लगते हैं, दूसरे महीने, चौथे महीने, छठा महीना और 12वें महीने में। 30 सितंबर 2008 उस दिन हान को उसका तीसरा वैक्सीन लगा था। बाद में उसको इतना ज्यादा बुखार आया कि उसका टेम्परेचर 101 तक पहुंच गया था। उस टाइम पर फार्मेसी भी बंद थी, मेरी मदद के लिए कोई नहीं था। तो एक छोटे से बच्चे को गोद में उठाकर मैं हॉस्पिटल में भागा और हॉस्पिटल 5 किलोमीटर दूर था। और 28 दिसंबर 2013 को पहली बार हान का दांत टूटा था। 19 अक्टूबर 2014 को उसने पहली बार खुद साइकिल चलाई। 2 मार्च 2015 को पहली बार वो एलिमेंट्री स्कूल में गया था और स्कूल में वो 4 मार्च 2024 से है। जब वो एक बच्चा था तब से ही मैं उसका ख्याल रखता आ रहा हूँ। तो अब ये बताओ कि मैं उसका बाप नहीं हूँ तो कौन है? अभी कॉफी तैयार हो जाती है तो सियोन अपनी कॉफी लेता है। बोलता है ऐसे स्कूल के लिए क्या शपथ लेना जो अपने बच्चों को अवार्ड देते वक्त भेदभाव करता है। इसके बाद वो टेबल पर कॉफी रखकर गुस्से में टेबल को घूरता है। में उसे पहले से ही पता था कि होंग सर टेबल के नीचे छुपे हुए हैं। बोलता है चलो अब तुम लोग अपना काम करो, मैं निकलता हूँ। उसके बाद वो सर झुकाकर सबको गुड बाय बोलता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सभी लोग रिलैक्स फील करते हैं। पल बोलता है अरे बाप रे, क्या मैं रिटायरमेंट तक जिंदा भी रह पाऊंगा या नहीं? होंग भी बाहर आ जाता है और बोलता है इस पागल की बातें सुनकर तो कान पक गए हैं। पता था कि हान के मॉम डैड के गुजरने के बाद वो अपने अंकल के साथ रहता है, लेकिन इस तरीके का आदमी हान का अंकल कैसे हो सकता है? ये उसके माँ का भाई है या फिर उसके डैड का? वैसे ये आदमी काम क्या करता है? होम को इतना ज्यादा बोलते हुए देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अरे यून मैम क्या आप बात भी करती हैं? प्रिंसिपल बोलता है कहने के लिए बचा ही क्या है, सबको पता है वो एक गैंगस्टर है। वो हफ्ता वसूली करता है या फिर लोगों को धमकाकर पैसे लेता है पता नहीं, लेकिन हमेशा अपने चमचों के साथ ही घूमता हुआ नजर आता है। होंग सर बोलते हैं वो कोई गैंगस्टर नहीं है, बस एक गुंडा है। एक बार मैं गली में अपने दोस्तों के साथ बैठकर पी रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो वहाँ पर आ गया। उसने भी उस दुकान से कुछ खरीदा था, उसमें कुछ कमी थी। उसके मन का कुछ नहीं होता ना तो वो तोड़फोड़ मचाने लग जाता है। मैम बोलती अरे ये तो कुछ भी नहीं है, पिछली बार
हाइकिंग से लौटते वक्त मैंने उसको देखा था तो वो रात को पसीने में लथपथ फाफड़ा चला रहा होता है। लग रहा था जैसे कि वो किसी लाश को ठिकाने लगा रहा है। एक टीचर बताता है एक दिन जब वो अपने घर लौट रहा था तो सियोजिन ने उसके पड़ोसी की कार को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठा दिया था। वो सिर्फ कार नहीं उठाता, अगर उसका मूड खराब हो जाए ना तो धरती का सीना भी चीर सकता है। तब सुनकर यूनबोम तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। तो मैम बताती है हान जब छोटा था तभी अचानक से उसके मॉम डैड चल बसे थे, तभी से वो अपने अंकल के साथ रह रहा है। हान को तो ये भी नहीं पता है कि उसके मॉम डैड दिखते कैसे थे। हान वहाँ पर आ जाता है लेकिन अपने अंकल को वहाँ न देख कर समझ जाता है कि वो वहाँ से जा चुके हैं। पूछता है यहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना? सर गुस्से में बोलने लग जाते हैं ये सब देखकर तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है? उस आदमी को तोड़फोड़ करने के अलावा कुछ आता भी है क्या? बोल दो कि स्कूल आना बंद कर दे। टूटे हुए गमले को साफ करने में हान यूनबोम मैम की मदद करने लग जाता है। मैं जानता हूँ वो तमाशा खड़ा कर देंगे इसीलिए मैंने उनको नहीं बताया। यूनबोम बोलती है देखो अब जो होना था वो हो गया है इसलिए ज्यादा मत सोचो, घर जाओ। स्कूल के बाद यूनबोम मार्केट आकर खाने का सामान खरीदती है। उसके डैड उसे बहुत सारे मैसेज कर रहे होते हैं लेकिन वो एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। यूनबोम घर पहुँचती है तो गेट का ताला इतना ज्यादा पुराना हो चुका होता है कि वो खुलता ही नहीं है। गेट खोलने के लिए इतना ज्यादा जोर लगा देती है जिस वजह से चाबी ही टेढ़ी हो जाती है लेकिन उसके घर का गेट नहीं खुलता। इससे फ्रस्ट्रेट होकर वो चाबी को पानी में फेंक देती है, जिसके बाद वो सियो मैम से एक्स्ट्रा चाबी लेने के लिए उनके घर जाने लगती है। इंसान सड़क होता है और कुत्ते भौंक रहे होते हैं। वह सामने से एक आदमी को आता हुआ देखती है जिसके हाथ में चाकू जैसा कुछ होता है। में वो सियोनजे होता है। उसके टैटू से यूनबोम उसे पहचान लेती है। यूनबोम को वो सारी बातें याद आने लग जाती है जो टीचर ने उसे सियोनजे के बारे में बताई थी। यूनबोम को लगता है कि सियोनजे उसे मारने के लिए आया है, इसीलिए वो डर की मारी अपने घर की तरफ भागने लग जाती है। सियोनजे भी उसका पीछा करने लग जाता है। बम बहुत ही ज्यादा डर जाती है इसीलिए वो जल्दी से पुलिस को कॉल करने लग जाती है। में सियोनजे उसके करीब आ जाता है और उसकी पीठ में कुछ चुभाता है। मारी यूनबोम रुक जाती है और उसके हाथ से फोन भी नीचे गिर जाता है। सियोनजे उसका फोन उठाता है और डायल किया हुआ नंबर देखकर उससे पूछने लग जाता है क्या तुम पुलिस को बुलाने वाली थी? प्लीज मुझे मत मारो, अगर मुझे मरना ही होता तो मैं सियोल में मरती, वहाँ पर तो मेरा फ्यूनरल भी अच्छे से होता। मैं यहाँ पर मरी अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ रिश्ता तोड़ने के बाद। तो बताओ जरा यहाँ पर मेरे फ्यूनरल पर कौन आएगा? ऊपर से अगर तुमने मुझे उस हथियार से मार दिया तो सोचो जरा मेरे फ्यूनरल पर लोग तरह तरह की बातें करेंगे। बोलते अरे कौन सी गली कौन सा हथियार, क्या तो इसकी बात कर रही है? ये तो 3 सेंटीमीटर का चिकन टिक्का है। अरे मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। मुझे समझ आ गया कि तुमको चिकन टिक्का ना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तुम सुनसान सड़क पर अपने टैटू वाले हाथों में ये लेकर दौड़ रहे थे ना, इसलिए मैं डर गई थी। मुझे उसे दिखाता है उसके हाथ पर जो टैटू है वो असली नहीं है, तो मुझे पेट्रोल पंप वाले ने गिफ्ट में दिया था। किसी का गिफ्ट मैं भला फेंक थोड़ी सकता हूँ। देखकर वो तो शौक हो जाती है। तो तुम्हारे टैटू असली नहीं थे? अभी अभी ना सियोल से यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ इसलिए मुझे इसके बारे में ना पता नहीं था। फिर मिलते हैं, ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। बोलता अच्छा तुम इधर रहती हो, थोड़ा चौके न रहना क्योंकि यहाँ पर बाहर ना बहुत ज्यादा खतरा है। बोलती है एक्चुअली में मेरा ताला नहीं खुल रहा है इसीलिए अभी मैं बाहर हूँ। सुनकर वो आकर उसका गेट चेक करने लग जाता है। बोलती है कोई बात नहीं मैं मैनेज कर लूंगी, तुम परेशान मत हो। मुझे दरवाजा तोड़ने के लिए पीछे जाने लगता है। बोलती है ऐसा मत करो, ये मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ पर किराए पर रहती हूँ, नुकसान के पैसे ना मुझे ही भरने पड़ेंगे। लेकिन सियोनजे उसकी बात को इग्नोर करते हुए दौड़ते हुए गेट की तरफ जाने लगता है। यूनबोम तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है लेकिन सियोनजे दरवाजा नहीं तोड़ता बल्कि दीवार के ऊपर से अंदर जाता है। ये देखकर यूनबोम का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है, जिसके बाद सियोनजे अंदर से दरवाजा खोल देता है। यूनबोम को बोलता है अब मैं यहाँ से चलता हूँ वरना ये बेचारा तो ठंडा हो जाएगा। तो याद रखना तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें तुम्हारी गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर वो टाइम देखता है तो वो लेट हो चुका होता है। फिर वो भागकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद यूनबोम की सांस में सांस आती है। नेक्स्ट सीन में सियोनजे के घर पर बहुत सारे अवार्ड्स और मेडल्स और ट्रॉफीज होती हैं जो कि हान ने जीते होते हैं। सियोनजे घर आता है और हान को चिकन टिक्का देता है जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि चिकन टिक्का हान का फेवरेट होता है। सियोनजे कपबोर्ड को साफ करने लग जाता है। फिलिप उन्हें इस तरीके से देखकर बोलने लग जाता है अभी तो आपने जाने से पहले इन्हें साफ किया था, फिर से आप इन्हें साफ क्यों कर रहे हैं? बोलता है इन सभी अवार्ड में से ना ये वाला मेरा फेवरेट अवार्ड है, में ये कोई और अवार्ड नहीं होता, वही वाला अवार्ड होता है जिसके लिए वो हान के स्कूल में पहुंच गया था।
इसलिए वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार से रख रहा होता है और हान से पूछता है तुम्हारी क्लास टीचर का नाम क्या है। हान बोलता है मैंने आपको पहले भी बताया था ना यूनबॉम। वो बोलता है वो तो सियोल की रहने वाली है ना। बोलता है अंकल मेरी टीचर चाहे कहीं की भी हो, आप ना स्कूल की टेंशन मत लो, मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगा। बोलता है जब तू ऐसे बोलता है ना तो मुझे और भी ज्यादा टेंशन हो जाती है। मैं तेरी टेंशन नहीं लूंगा, तुझ पर ध्यान नहीं दूंगा तो किस मुंह से तुम्हारे अवार्ड लूंगा। तो बोलता है ठीक है मैं आज से आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन जो मैं मांगूंगा ना आप मुझे देंगे। वो बोलता है एक बार मांग कर तो दे, किसी को मारना होगा तो मार दूंगा और पीटना होगा तो पीट दूंगा। बोलता है अरे अंकल ये क्या बोल रहे हो। वो बोलता है तू खा, मैं कचरा फेंक कर आता हूँ। उसके बाद वो फिलिप के साथ कचरा फेंकने के लिए आता है। बोलता है बॉस क्या आपको फिर से पुलिस ने पकड़ लिया था। बोलता है पुलिस का लफड़ा नहीं हुआ, मैं नजरअंदाज हो गया, उसने मुझे पहचाना ही नहीं। मैं सियोनजे पहले भी यूनबॉम से मिल चुका होता है। यूनबॉम ने सियोनजे को मिस्टर ब्यूटीफुल कहा था। वो बोलता है तुम्हें ना अपनी गलती की कीमत चुकानी होगी, आज उसने मुझे पहचाना नहीं। सियोनजे किसी चीज को देखने लग जाता है। फिलिप पूछता है क्या हुआ। सियोनजे बोलता है फूल खिल रहे हैं, स्प्रिंग आ चुका है। वो बोलता है लेकिन आपको तो बॉस स्प्रिंग पसंद नहीं है ना, आपने तो कहा था ठंड का मौसम ही बेस्ट है क्योंकि स्प्रिंग में खुजली होती है। बोलता हाँ कहा था लेकिन अब मुझे अच्छा लगने लगा है। उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। 2 हफ्ते बीत जाते हैं, एग्जाम खत्म हो चुके होते हैं और सभी के हाथ में रिजल्ट होता है। और यूनबॉम को अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स मीटिंग करनी थी, इसी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान होती है। यूनबॉम सोचने लग जाती है ध्यान और मिंकू के मॉम डैड तो दोनों टीचर ही हैं और इसी स्कूल में काम करते हैं और सेजिन के पेरेंट्स तो गवर्नर है। सेजिन अपना रिपोर्ट कार्ड देखती है तो वो सेकंड आई होती है, पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि हर बार की तरह फर्स्ट हान आया होता है। हान को देखकर यूनबॉम बोलती है रही बात हान की तो उसके अंकल तो कह ही चुके हैं कि कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर वो सभी स्टूडेंट को बोलती है एग्जाम खत्म हो चुके हैं तो अब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी, तुम सबको पता ही होगा आज मैं तुम सभी के पेरेंट्स को कॉल कर टाइम मांगने वाली हूँ। यून बोलती है पेरेंट्स ही आए जरूरी थोड़ी है। वो बोलती है पेरेंट्स को तो आना ही होगा ना। जिन बोलती है लेकिन हान के पेरेंट्स तो नहीं आ सकते हैं ना। ये सुनकर हान को बुरा लगता है लेकिन वो स्माइल के साथ इस बात को इग्नोर कर देता है। खत्म होने के बाद जैसे ही यूनबॉम जा रही होती है तो सेजिन उसे बात करने के लिए आती है। बोलती है यून मैम प्लीज मान जाइए ना। वो बोलती है हान के पास पेरेंट्स नहीं है पर तुम्हारे तो पेरेंट्स है ना। वो बोलती है उनका होना ना होना एक ही बराबर है। को तो पता ही होगा मेरे डैड इलेक्शन की तैयारियों में कितना ज्यादा बिजी हैं। वो पूछती है तुम्हारी मॉम का क्या। वो बोलती है अरे वो तो और भी ज्यादा बिजी है इलेक्शन के कैंप में। वो बोलती है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ना अलग से टाइम दे दूंगी। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी सेजिन बोलती है बेटियों को ना पेरेंट्स के रास्ते में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। सुनकर यूनबॉम रुक जाती है। बोलती है आप तो अच्छी तरीके से जानती होगी ना पेरेंट्स के नाम का फायदा कैसे उठाना है, कुछ दिन के लिए मीटिंग टाल दीजिए। ये बोलकर सेजिन चली जाती है। उसकी बातों से यूनबॉम तो परेशान हो जाती है, नहीं ये नहीं हो सकता, इसे कैसे पता चला। यूनबॉम टीचर ऑफिस में आकर सभी पेरेंट्स को कॉल कर उनसे मीटिंग के लिए टाइम मांगती है। सबसे बात कर लेती है। बस अब हान का अंकल सियोनजे ही बचा हुआ होता है और इस सोच में पड़ी होती है कि उसे फोन करूं या ना करूं। तभी होंग टीचर आकर बोलता है आपको तो हान के अंकल के साथ भी एक मीटिंग करनी है ना। सही कहा ना मैंने, ना हो सके ना आप इसे टालिए। पेरेंट टीचर मीटिंग वीक खत्म होने तक आप बहाने बनाते रहिएगा। तभी सियोन बोलती है यून मैम ऐसा थोड़ी करेंगी, उन्होंने सियोन में ना 6 साल तक काम किया था और ये हर तरीके के पेरेंट से मिल चुकी हैं, तो जिससे डर नहीं लगता तो उसके साथ मीटिंग क्यों टालनी है। यून मॉम स्माइल करने लग जाती है तो सियो मॉम बोलती है देखा इन्होंने हाँ कहा है। होंग सर अपना हाथ दिखाकर बोलता है पता है ये क्या है, ये उस चोट का निशान है जो कि मुझे सियोनजे की मेहरबानी से मिली थी। इसे कांच का टुकड़ा ना सीधे घुसा दिया था, आपको तो अंदाजा भी नहीं है कि वो कैसा आदमी है। तो फीमेल टीचर साथ में थी इसलिए उसने मुझे बड़ी आसानी से छोड़ दिया, लेकिन अगर उससे अकेले में मिले तो पता नहीं क्या करेगा। सियो मैडम बोलती है गुंडा है तो क्या हुआ, अपने बच्चे की क्लास टीचर को नुकसान थोड़ी पहुंचाएगा। वैसे भी यून मैम से कोई गलती थोड़ी हुई है जो उन्हें कुछ करेगा। उसके बाद वो यून को समझाती है अगर आज तुम काम को टालोगी ना तो वो टलता ही रहेगा, उसे अभी कॉल करो। होंग सर बोलते हैं पक्का वो कहीं पर ना मारकाट ही कर रहा होगा। हमें सियोनजो को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ एक
रेस्टोरेंट में आता है। पूछता है इस दुकान का मालिक कौन है। रेस्टोरेंट की मालकिन डरते हुए पूछने लग जाती है आप ऐसे अंदर कैसे आ सकते हैं, मैंने तो फोन पर बता दिया था ना कि मैं किराया अगले महीने दे दूंगी। बोलता है मैम हम आपसे पैसे लेने नहीं आए हैं, और वो आगे बढ़ने लग जाता है जिस वजह से वो लेडी काफी ज्यादा डर जाती है। पूछता है रेस्टोरेंट में कितना तो गोभी बचा है, सबको मिल जाएगा ना। ये सुनकर वो लेडी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। बोलती हाँ बहुत सारा तो गोभी है। के बाद सभी लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं और हंसी मजाक करने लग जाते हैं। तभी स्योंजे को अननोन नंबर से कॉल आता है। वो बोलता है कौन बोल रहा है। में कॉल यूनबुम ने किया होता है। वो डरते हुए बोलती है मैं हान की क्लास टीचर बोल रही हूँ। बोलता है बोलो क्या बात है। बोलती है मैंने ये पूछने के लिए कॉल किया है कि आप पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए कब आ सकते हैं। बोलता है मैं अभी ही आ रहा हूँ, दौड़ कर आऊंगा तो जल्दी पहुँच जाऊंगा। स्योंजे अभी आ रहा है। ये सुनकर सभी टीचर घर के लिए निकल जाते हैं। वो मुझे बोलती है आप अभी स्कूल नहीं आ सकते, मैंने तो बस आपसे टाइम पूछने के लिए कॉल किया था। वो बोलते अच्छा तो आज नहीं आना है क्या। बोलती ठीक है मंडे को 4 बजे मिलना। तो हाँ बोल देता है। तो मैम अभी भी ऑफिस में होती है। वो बोलती है यून मैम खुद को तैयार कर लीजिए, तो सिर्फ आधा सेमेस्टर ही बीता है, अगर साल भर उसे झेलना है तो उसे दबा कर रखो। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी यूनबोम उससे रोक लेती है। रात को जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ सियो मैम को बता देती है, जो जानकर सियो मैम तो शौक ही हो जाती है। मतलब हान के अंकल ने आपको पुलिस को कॉल करते हुए पकड़ लिया था। बोलती है मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, अगर स्कूल में भी कुछ हो गया तो मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी। उसने तो मुझे बोल ही दिया है कि वो मुझसे बदला लेगा। बोलती है स्कूल में कुछ गड़बड़ हुई थी इसलिए तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा ना, बताओ ना ऐसा क्या किया था तुमने। यूनबोम उनके सवाल को इग्नोर कर पूछती है ये बताइए उसे निपटने के लिए मैं क्या करूँ, कोई नहीं है जो उसे हरा सके। सियो मैम बताती है एक इंसान है जिसके सामने हान के अंकल एकदम चुपचाप थे, किसी भीगी बिल्ली की तरह। सियो मैम यूनबोम को उस इंसान से मिलवाने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर आ जाती है। एक लेडी आकर उसे ऑर्डर पूछने लग जाती है। इसके बाद वो उसे काफी लंबी चौड़ी ऑर्डर बता देती है, लेकिन वो लेडी तो उसे सुनाकर वहाँ से चली जाती है। यूनबोम इतना ज्यादा डर जाती है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाती। सियो मैम बोलती है हान के अंकल को भी यहाँ पर टोफू स्ट्रू की जगह पर ओसम बुलगोगी ही खाना पड़ा था, क्योंकि उस लेडी ने उसकी बोलती बंद कर दी थी। इस लेडी ने जिस तरीके से तुमसे बात की थी तुम्हें भी उसी तरीके से हान के अंकल से बात करनी होगी। यूनबोम भी ट्राई करती है, लेकिन इतने प्यार से बोल रही थी कि वो गुस्सा कम प्यार ज्यादा लग रहा था। समझ जाती है कि उससे ये नहीं हो पाएगा, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने तरीके से ही स्योंजे को हैंडल करने की कोशिश करेगी। के बाद जल्दी मंडे भी आ जाता है, जहाँ पर यूनबोम को स्योंजे से मिलना होता है। काफी अच्छे कपड़े पहनकर इवन सज धज कर स्कूल आती है। उसे देखकर सारे स्टूडेंट तो शौक ही हो जाते हैं। अरे यून मैम क्या आज आपका बर्थडे, आप तो हमेशा ब्लैक कपड़े ही पहनती है ना, आज आपने अलग कपड़े क्यों पहने हैं। वो बोलती है ओयंग की किताब में लिखा हुआ है जो सिपाही धर्म का साथ देते हैं उनसे सम्मान से मिला करो और जुर्म करने वाले से विनम्रता से। अगर दुश्मन इंसाफ के साथ है तो उसके साथ ना तमीज से पेश आना चाहिए। जो गुंडे दूसरों को अपनी ताकत दिखाते हैं उन्हें हराने के लिए ताकत नहीं चाहिए। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं जीतने के लिए हारने तक तैयार हूँ। पूछती है मैम क्या आज आप किसी से लड़ने वाली हो। यूनबोम स्टूडेंट को कोई जवाब नहीं देती, पर असलियत में तो आज वो लड़ने ही वाली थी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद सभी टीचर जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि आज स्योंजे आने वाला है। देखकर यूनबोम का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है। वो हान को देखती है तो उसके पास आती है और बोलती है तुम्हें पता तो है ना आज तुम्हारे अंकल आने वाले हैं। वो बोलता है हाँ पता तो है। वो बोलती है तो तुम रुक नहीं सकते क्या, मीटिंग खत्म होने के बाद तुम अपने अंकल के साथ ही घर चले जाना ना। वो बोलता है आपको इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, कर सकती है, हिम्मत रखिए। ये बोलकर हान भी चला जाता है। इसके बाद यूनबोम खुद को तैयार करती है, अगर ये लड़ाई जीतनी है ना तो मुझे अपने ईगो का बटन बंद रखना होगा, चाहे जो भी हो तमीज में रहना होगा, तो कुछ भी बोले फिर भी शांत रहना होगा। वहाँ पर स्योंजे आ जाता है और अपने साथ एक बड़ा सा गमला भी लेकर आया होता है। मीटिंग रूम की तरफ जाने लगता है। एक बंदे को दिखाया जाता है जो फोन पर बात कर रहा होता है। अभी थोड़ा बिजी हूँ तो सीधा पॉइंट पर बात कीजिए प्लीज। जानता हूँ कि आप एक्टर जियोंग नामी हैं, माना कि मैं आपके फैन क्लब का चेयरमैन हूँ, पर बदले में आप मेरा इतना फायदा उठाएंगी। कहा आपने मदद करूं, मैं मुफ्त में ना किसी की मदद नहीं करता। अभी एक लड़की के हाथ से फाइल्स नीचे गिर जाती है तो ये बंदा उसे उठा कर देता है।
बोलता है आपको पता ही है मैं कितना ज्यादा बेरहम और मतलबी आदमी हूँ। सामने से एक लड़की दोनों हाथों में कॉफी लेकर आ रही होती है तो ये बंदा उसके लिए डोर खोल देता है और फोन पर बोल रहा होता है मैं आपसे जरूर मिलूंगा। ये बोलकर वो फोन रख देता है। असली में इस बंदे का नाम चोय जून होता है और ये वकील होता है। तभी एक बंदा उसे बोलता है मिस्टर चोय आपने जो कंप्लेंट डालने को कहा था वो फाइल हो गई है। तो जून जल्दी से उस पेपर को देखने लग जाता है। उस कमीनी पर आप कब का केस कर सकते थे तो आपने इतनी ज्यादा देर क्यों लगा दी। उसने हमला किया था ना, चोरी कर कर आपको नुकसान पहुंचाया और पुराने जुर्म भी हैं। वैसे आरोपी का एड्रेस ना कोई नहीं जानता। अगर हमने ये जमा किया तो कोर्ट हमें एड्रेस डालने के लिए हुक्म देगी। मतलब कि उससे हम डिस्ट्रिक्ट सेंटर में एड्रेस ढूंढ सकते हैं। इससे उस बंदे का एड्रेस मिल जाएगा। बंदा बोलता है अच्छा तो आपने ये कंप्लेन सिर्फ इसलिए फाइल की ताकि आप उस आदमी का एड्रेस पता कर सके। मैं सही बोल रहा हूँ। बोलता है मैं भी सोचता था ये तरीका बहुत ही ज्यादा टुच्चा है इसलिए इस रास्ते पर नहीं जा रहा था। पिछले 10 साल से मैं इस आदमी की तलाश में लगा हुआ हूँ। दिन से मैं वकील बना हूँ ना उस दिन से ही मैं इस दुश्मन की तलाश में शहर का चप्पा चप्पा छान मार चुका हूँ पर ये नहीं मिला। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है चोय जून हाई स्कूल में होता है तो कुछ लड़के उसे बुली करते हैं और उसको मारते पीटते हैं। प्रेजेंट में वो बोल रहा होता है मानो कि इस आदमी का कोई वजूद ही नहीं था, एक भी सुराग नहीं है इसका। वो बोलता है अजीब बात तो है सर लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर वो नहीं मिला शायद वो मर गया होगा ना। वो बोलता है नहीं वो जिंदा है। तुम जानते भी हो मैं इतने अच्छे कपड़े क्यों पहनता हूँ, तुमने इस बारे में सोचा भी है। वो बोलता हाँ पता है ना क्योंकि आपको भी नहीं पता कि कब कहाँ आपको कौन सी हसीना मिल जाए। वो बोलता है ऐसा नहीं है मुझे ये नहीं पता कि कब मेरी मुलाकात उस कमीने से हो जाए। मेरी हैसियत ना उसकी आंखों में छप जानी चाहिए, मैं उसे बोल सकूं कि मेरी जिंदगी एकदम चकाचक चल रही है। अब तो समझा आज तुम्हारा ये हश्र ऐसा क्यों है क्योंकि तब तूने मुझे धोखा दिया था। वो बोलता है अभी आपकी आंखों में एक कामयाब आदमी का जुर्म दिखाई दे रहा था। बोलता है यही कामयाबी ना उसे भी दिखनी चाहिए। अपने मन में बोल रहा होता है सियोंजे जब तक मैं तुम तक पहुंच नहीं जाता तब तक तुझे जिंदा रहना होगा। सियोंजे को दिखाया जाता है जो गमला लेकर मीटिंग रूम में पहुँच जाता है। आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, मैं ना खान की क्लास टीचर युनबोम हूँ। बोलता हाँ मैं जानता हूँ ये ले लो। वो बोलती है माफ कीजिए हमें गिफ्ट लेना ना अलाउड ही नहीं है। बोलता है अरे ये गिफ्ट नहीं है भरपाई है, उस दिन ऑफिस में मैंने वो गमला तोड़ दिया था ना ठीक है बदले में है। सुनकर युनबोम गमला पकड़ने के लिए जाती है। बोलता है अरे क्या कर रही हो अपना हाथ तुड़वाओगी क्या। बोलती है सॉरी आप ना इसे वहाँ पर रख दीजिए। गमला रखने के बाद दोनों आमने सामने बैठते हैं। सियोंजे हाइट में काफी बड़ा होता है तो डेस्क छोटा पड़ जाता है। वो डेस्क को साइड में रख देता है और युनबोम के करीब आकर बैठ जाता है। उसे बोलता है बात करते वक्त ना आंखों में देखना चाहिए। वो बोलती है ये करने की जरूरत नहीं है। वो बोलती है मैंने हान का ना काउंसलिंग फॉर्म देखा, वो बोल रहा है कि वो कॉलेज जाना ही नहीं चाहता है। सियोंजे बोलता है तुम सियोल से हो ना, मैं भी आधा सियोल का ही हूँ। मॉम भी ना सियोल से ही थी इसलिए बचपन से ही मैं वहाँ के तौर तरीके से वाकिफ हूँ, खास तौर पर वहाँ की दिखावटी फॉर्मेलिटी से। वो बोलती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी वो कॉलेज क्यों नहीं जाना चाहता है। वो बोलता है इसमें समझ में ना आने वाली कौन सी बात है, उसका मन नहीं है तो वो नहीं जाएगा। वो बोलती है आपको तो पता ही होगा पिछले साल स्कूल से बहुत कम बच्चे कॉलेज गए थे इसलिए हमारे स्कूल को हान से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं। वो बोलता है ये सब मुझे नहीं पता, हान को कॉलेज जाना है या नहीं ये फैसला तो वो खुद ही लेगा। सिर्फ अपने दोस्तों के साथ कैसा बर्ताव करता है और टीचर के साथ अच्छे से पेश तो आता है ना। बोलती है बहुत ही अच्छा लड़का है वो, इवन उसके क्लासमेट ही नहीं बल्कि उसके जूनियर भी उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, क्या तो उसे कुछ ज्यादा ही पसंद करती है। वो बोलता है ये तो बहुत ही अच्छा है। वो बोलती है लेकिन आपको उसके दोस्तों की बजाय उसके फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। वो पूछता है वैसे उम्र क्या है तुम्हारी। वो बोलती है आप ना बार बार मुझसे पर्सनल सवाल पूछ रहे हैं, यहाँ पर हान के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करने के लिए मिले हैं। बोलता है तुम्हारा नाम कितना छोटा है, युन तुम्हारा सर नेम है और बुम तुम्हारा नाम है। ये कहा ना मैंने। युनबोम तो उससे परेशान हो जाती है और चिल्लाकर हाँ बोल देती है। सियोंजे तो स्माइल करते हुए उसे घुरने लग जाता है। युनबोम काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो उसे हान की रिपोर्ट कार्ड दिखाने लग जाती है। सियोंजे उसके पास आकर रिपोर्ट कार्ड देखने लग जाता है। युनबोम नोटिस करती है वो उसके काफी ज्यादा करीब आ गया है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। इधर हमें हान दिखाया जाता है। रास्ते में जाते हुए उसे सेजन रोक लेती है और उसे बोलती है जब भी तुम जल्दी में होते हो ना तो कुछ भी बोल जाते हो, पर मैं तुमसे एक चीज के लिए ना सॉरी बोलना चाहती हूँ। दिन मैंने क्लास में तुम्हारे पेरेंट्स ना होने की जो बात की थी ना वो मुझे उस टाइम पर नहीं करनी चाहिए थी।
वो मैंने ना एकदम गलत की थी। और आगे से तुम्हें कोई भी बात करनी हो ना तो वो तुम मुझे मैसेज या कॉल कर लेना। ये बोलकर वो उसे अपना नंबर दे देता है। उसके जाने के बाद सेजिन सोचने लग जाती है मुझे उसका नंबर किस नेम से सेव करना चाहिए। पहले तो वो उसका नेम ही वहाँ पर लिखने लग जाती है, लेकिन फिर वो उसके नाम के स्टार्टिंग में सियोल की जगह पर इविल लगा देती है और पूरा नाम इविल हान के नाम से सेव कर लेती है। सीन में सभी बच्चे क्लास में होते हैं। यून बोम उन्हें पढ़ा रही होती है। एक बच्चे को इस गमले की वजह से कुछ भी आगे दिखाई नहीं दे रहा होता। वो बड़ी मुश्किल से बोर्ड की तरफ देख पा रहा होता है। जैसे ही यून बम पढ़ाना बंद करती है तो वो बच्चा गुस्से में बोलता है प्लीज इसको यहाँ से ना हटवा दो। जिसको भी स्योंजे ये देख कर गया है। ये सुनकर यून उसे पूछने लग जाती है तुम्हें नाम कैसे पता चला कि ये किसने दिया है। बोलता है ये देखिए इस पर कितना बड़ा नाम लिखा हुआ है। एक्चुअली में उसने नोट ही नहीं किया था। उसी तरफ हमें स्योंजे को दिखाया जाता है। अपनी कार से ही स्कूल के पास से गुजर रहा होता है। इन लोगों को देखने के बाद उनकी तरफ आ रहा होता है। सारे बड़ी मुश्किलों से उस गमले को लेकर जा रहे होते हैं। 4 लोग उस एक गमले को उठा रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भारी होता है। ये अपनी कार रोकर पूछता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो। उसे बोलती है प्लीज अपना ये गमला ना तुम यहाँ से वापस लेकर जाओ, फिर इसे फेंक दो क्योंकि हम इसे नहीं रख सकते। हमारे स्कूल में इसे रखने की जगह नहीं है। वो बोलता है आप लोग इस गमले को फेंकना चाहते हो ना। ये बोलकर वो उस गमले को अपनी कार में रखता है। साथ ही वो यून को बैठने के लिए बोलता है अगर तुम्हें फेंकना है तो तुम भी मेरे साथ चलो और इसे फेंक दो। सुनकर यून तो सभी लोगों को देखने लग जाती है। लोगों की वजह से उसने ये बात बोली थी और बेचारी को अब उसे स्योंजे के साथ बैठकर भी जाना पड़ता है। इसके बाद वो कार में बस उसकी बॉडी को ही ताड़ रही होती है। वो भी उसे इस तरीके से देखकर पूछने लग जाता है तुम मुझ में ऐसा क्या देख रही हो। बोलती है मैं तो जीपीएस को देख रही थी, तुम्हें किसने बोला कि मैं तुमको देख रही हूँ। वो बोलता है क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। वो पूछती है तुम्हारा क्या मतलब है, क्या हम पहले भी मिल चुके हैं। बोलता है मुझे तो अच्छे से याद है कि हम पहले मिले हैं। इसकी इस बात को सुनने के बाद वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि पहले हम कहाँ पर मिले हैं। के बाद स्योंजे उसे पूछने लग जाता है क्या तुम मुझे इतनी शिद्दत से याद कर रही हो कि हम कहाँ पर मिले हैं। वो बोलती है जाहिर सी बात है अब जब तुमने बोला है कि हम कहीं मिले हैं तो मैं याद तो करूंगी ना। के बाद दोनों एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो लोग उस गमले को लाकर रख देते हैं। उस गमले को रखते ही वो तुरंत अपने नाम को सेट करने लग जाता है ताकि उसका नाम सभी लोगों को दिखाई दे। बोल दिया मुझे मालूम है कि ये तुमने दिया है तो अपना नाम लोगों को ऐसे इतना दिखाने की क्या जरूरत है। बोलता है अब जब तुम्हें मेरा नाम अच्छे से याद हो ही चुका है तो तुम मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया करो। के बाद वो वहाँ के व्यू को देखकर वहाँ पर देखने लग जाता है और यून पीछे से उसकी बोरी को उतार रही होती है। फिर अपने दिमाग को वापस लेकर आती है मैं इसके बारे में ही सब क्या सोच रही हूँ, ऐसा इसके बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए। वो उसे बोलता है क्या तुम मुझे कॉफी नहीं पिलाओगी। के बाद वो उसे घूरने लग जाती है। वो बोलता है मैं इतनी दूर तक इसे उठा कर लेकर आया हूँ, मुझे कॉफी भी नहीं मिल सकती है। बोलती है अभी नहीं फ्री टाइम में पिलाऊंगी। वो बोलता है फ्री कब होगी अपना टाइम बता दो। यून भी समझ जाती है ये कॉफी पी कर ही रहेगा। जिसके बाद वो बोलती है मैंने दूसरी बार सोचा कि मैं तुम्हें कॉफी पिला ही देती हूँ। बोलता है अच्छा मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ कॉफी पीने के लिए मरी जा रही हो। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद जब वो घर पर होती है तो उसे सर की कॉल आती है। होंग सर उसे काम दे रहे होते हैं और उस काम का लीडर उसे बना रहे थे, लेकिन यून को उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती। उन्होंने मना करने लग जाती है लेकिन होंग सर तो मानते ही नहीं हैं। तब वो कॉल भी कट कर देता है। उनको तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। मैं कुछ कहती नहीं हूँ बोलती नहीं हूँ इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर काम मुझ पर थोप दिया जाएगा। फिर उसे एक कॉल आती है तो गुस्से में वो उस कॉल को अटेंड कर लेती है पर वो ये भी नहीं देखती कि वो कॉल किसकी थी। दिल्ली में वो उसके डैड की कॉल होती है। वो बोलते हैं वाह तुमने मेरी कॉल उठा ली। सुनकर वो बिल्कुल चुप हो जाती है। उसके डैड उसे बोलते हैं मुझे तुम्हारी ना बहुत ही ज्यादा याद आ रही है, मुझे तुम्हारे साथ ना ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम ना जल्दी से घर वापस आ जाओ। अपनी डैड की बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके डैड पूछने लग जाते हैं यून क्या तुम मेरी बात को सुन रही हो, लेकिन वो तुरंत ही कॉल को कट कर देती है। वो रोई रही होती है। तभी डोर नॉक होता है। जैसे ही वो डोर खोलती है तो स्योंजे उसके लिए कॉफी लेकर आया होता है। इवन वो उसके लिए कुछ चीजें भी लेकर आया था और उसे रोता हुआ देखकर पूछने लग जाता है क्या हुआ। वो बोलती है कुछ भी नहीं। तो वो उसे एक स्वीट खाने के लिए देने लग जाता है और
और बोलता है मीठा खाने से ना अच्छा फील होता है। ये बात यून के दिमाग में अटक जाती है। उसने ये बात और वॉइस पहले भी सुनी होती है लेकिन उसे याद नहीं थी। सियोनचे तो वहाँ से जा चुका होता है लेकिन अभी भी वो उसके बारे में सोच रही होती है कि सामने आने वाला पर्सन उसे ब्लर से दिखाई दे रहा होता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कौन होगा। इधर हमें जंगनाम नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है। एक एक्ट्रेस होती है और वो चोय जुन को भी जानती थी। चोय जुन उनसे मिलने के लिए आया होता है। जंगनाम उन्हें बोलती है मैंने तुमसे एक काम बोला था, तुम मुझे वो काम कर कर क्यों नहीं दे रहे हो। वो बोलते क्या काम, आपने मुझे क्या समझ कर रखा हुआ है, मैं एक फर्म चलाता हूँ, बाकी कोई डिटेक्टिव हूँ जो किसी को भी ढूंढ कर आपके सामने रख दूंगा। वो बोलती है मुझे पता है कि तुम भी किसी को ना ढूंढ रहे हो, अगर तुम उसे ढूंढ सकते हो तो उस पर्सन को भी ढूंढ सकते हो जिसे मैं ढूंढना चाहती हूँ। बोलते चलो बताओ वो कौन है, उसका नाम क्या है। वो उसका नाम बता देती है, ये ना मेरी बेटी है। बेटी का सुनकर वो तो एकदम शौक हो जाता है और उसे याद आता है एक बार उसने उनकी बेटी को देखा था, उसके बाद से उसने उसे कभी नहीं देखा था। बोलती है उस टाइम पर तुमने मेरी बेटी को देखकर बोला था कि ये बिल्कुल मेरे जैसी है, कि मैं जवानी में दिखती थी, इसका मतलब तुम उसे ढूंढ सकते हो। नहीं पता वो कहाँ पर है पर तुम्हें उसे ढूंढना होगा। मैंने उसे एक ऐसी बात कह दी थी जिसकी वजह से वो मुझे छोड़कर चली गई। वो बोलता है जब मैंने उसे देखा था तब तो वो बहुत ज्यादा छोटी थी, अब तो वो बहुत ही बड़ी हो गई होगी, तो मैं उसे कैसे ढूंढूंगा। बोलती अगर तुमने उसे नहीं ढूंढा ना तो मैं तुम्हें अनफॉलो कर दूंगी। इधर पुलिस सियोनचे को पुलिस स्टेशन में लेकर आ गई होती है। सियोनचे सभी को वहाँ पर हेलो हाई बोल रहा होता है क्योंकि वो उन लोगों को ऑलरेडी जानता था। उसे बैठने के लिए बोला जाता है। वो तो टेबल के बारे में पूछने लग जाता है, अरे वाह आप लोगों ने तो काफी ज्यादा चेंजेस कर लिए हैं, और एक कॉफी मशीन होती थी वो कहाँ पर गई। तभी उसे वापस से बैठने के लिए बोला जाता है तो वो चुप कर कर बैठ जाता है। उससे पूछा जाता है तुम्हें पता है ना कि तुम यहाँ पर क्यों हो। बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इसके अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। वह बहुत सारे विटनेस थे, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो पुलिस ऑफिसर तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है तो वो उसे भी मीठा देने लग जाता है। तुम्हें ना मीठा खाना चाहिए, इससे तुम्हारा ब्रेन ना काफी हद तक रिलैक्स हो जाएगा। यून भी उसी साइड से गुजर रही होती है। वो पुलिस स्टेशन के बाहर इतने सारे आदमियों को देखकर सोचने लग जाती है यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। तभी वो अंदर से सियोनचे को आता हुआ देख लेती है तो वो जल्दी से एक कार के पीछे छुप जाती है और सियोनचे के नौकर तो पहले से ही उसके लिए तोहफा लेकर आए होते हैं, उसके सामने कर देते हैं। तो सियोनचे भी उस बड़े पीस में से एक बाइट ले लेता है, वहाँ से जाने लगता है। यून उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर तुरंत ही अपने बाल फेस पर कर लेती है, वहाँ से भागने लगती है। इधर यून की क्लास के बच्चों को दिखाया जाता है जिन लोगों को उसने प्रोजेक्ट में ऐड किया होता है। वो सभी बेचारे प्रोजेक्टर को देख रहे होते हैं और वहाँ पर जो कुछ भी चल रहा होता है उन सबको मजबूरी में देखना पड़ रहा होता है, लेकिन यून तो अपने ही ख्यालों में होती है। जैसे ही एंड होता है तो वो अपनी बातें आकर करने लग जाती है। अभी बच्चे बोलने लग जाते हैं आप एक्सचेंज टीचर है ना, तो यहाँ से आप वापस सियोल में चली जाएंगी। ये सुनकर वो चुप हो जाती है क्योंकि वो सियोल नहीं जाना चाहती थी और ना ही इस बात का कोई जवाब देना चाहती थी, इसलिए वो बात को चेंज करने लग जाती है। बच्चे बोलने लग जाते हैं हमें पावर प्लांट पर जाकर इस पर स्टडी करनी चाहिए, हम ना वहाँ पर अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। लेकिन उसे तो किसी भी पावर प्लांट के बारे में नहीं पता होता। बोलता है मैं एक पावर प्लांट को जानता हूँ, हम वहाँ पर जा सकते हैं। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और बोलती है क्या सच में तुम्हें पता है। वो बोलता है मेरे अंकल ना वहाँ पर काम करते हैं इसीलिए मुझे पता है। उनके लिए तो काफी नई बात थी कि उसके अंकल काम भी करते हैं, क्योंकि उसे तो बस यही लगता था कि वो सिर्फ गुंडागर्दी करता फिरता है। उस पावर प्लांट का नाम सुनकर बच्चे बोलने लग जाते हैं हम भी वहाँ पर जाएंगे। वो उस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देती है क्योंकि यून वहाँ पर जाना नहीं चाहती थी। सियोनचे को दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर सभी लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलें हो रही होती है सोलर को उठाने में, लेकिन वो अकेला ही सोलर प्लेट को उठाकर लेकर जा रहा होता है। सभी वर्कर्स उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी सियोनचे को कॉल आता है, बाद वो सीधा यून के पास पहुँच जाता है। यून तो उसे देखकर डर जाती है और बोलती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया। यून तो वहाँ से भागने वाली होती है लेकिन वो उसे भागने नहीं देता। बोलता है आपने बच्चों को मेरे पावर प्लांट में आने से मना क्यों कर दिया। बोलती है तुम्हें इतनी जल्दी इस बात के बारे में किसने बताया।
तो सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट ही इस बात को किए हुए गुजरे हैं। तो ये बात छोड़ो कि मुझे कहाँ से पता चला, ये बताओ कि तुम मेरे पावर प्लांट में क्यों नहीं आना चाहती? वहाँ पर काम करता हूँ, आप वहाँ पर आ सकती है। वो बोलती है ये तो टीचर पर डिपेंड करता है न कि वो स्टूडेंट को कहाँ पर लेकर जाना चाहेंगे। वो बोलता है मेरा पावर प्लांट यहाँ से काफी ज्यादा नजदीक है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर आपको लग रहा है कि वो अच्छा नहीं होगा तो मैं आपको ले जाता हूँ वीकेंड पर। वो बोलती है क्या कहा तुम और मैं? वो बोलता है क्यों, क्या प्रॉब्लम है? वो बोलती है अगर साथ में हान होगा तो ठीक है। बोलता है इसका मतलब आपने जाने के लिए हाँ बोल दी है। तो सैटरडे का टाइम बताकर चला जाता है। यून तो उसे बस देखती रह जाती है, ये क्या इंसान है। सेजिन जब अपने पेरेंट्स को रिजल्ट दिखाती है कि वो सेकंड नंबर पर आई थी, उसके पेरेंट्स उसे डांटने लग जाते हैं। तुम सेकंड नंबर पर क्यों आई हो? अगर सेकंड ही आना था तो हम कंट्री साइड पर क्यों आए हैं? क्या तुम थोड़ी और पढ़ाई नहीं कर सकती थी? उसके डैड बोलने लग जाते हैं ये बीफ भी ना फर्स्ट क्लास का है। वो बोलती है इसका मतलब ये तो मैं नहीं खा सकती हूँ ना, ये तो फर्स्ट क्लास का है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। रूम में आने के बाद वो किसी को मैसेज करती है क्या तुम वीकेंड पे फ्री होगे? क्या मैं तुम्हारे घर पर रह सकती हूँ? नेक्स्ट सीन में यून को दिखाया जाता है जो सेओनजे के आने का इंतजार कर रही होती है। उससे पहले उसी के फेंके हुए गमले को देख रही होती है और सोच लेती है कि आज एक और नया दिन है जहाँ पर मुझे खुश नहीं होना और स्माइल नहीं करनी है और बिल्कुल अपना सीरियस फेस रखना है। जैसे ही वो ये सोचकर बाहर आ जाती है, सेओनजे उसे लेने के लिए आया होता है। पहले अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहा होता है। वो उसे हान के बारे में पूछने लग जाती है तो वो भी पीछे से निकलकर बाहर आ जाता है। वो यून को हेलो बोलकर फिर से पीछे बैठ जाता है, उसकी वजह से उसे सेओनजे के साथ आगे ही बैठना पड़ता है। के बाद वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। उसकी ड्रेसिंग को देखकर पूछने लग जाता है क्या तुम इसके बाद कहीं पर जाने का प्लान कर रही हो? बोलती है ऐसा तो कुछ नहीं है। वो बोलता है तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं जैसे कि तुम्हें फ्यूनरल पर जाना है, क्या तुम हमेशा ब्लैक कलर के कपड़े ही पहनती हो? बोलती है क्या तुम मेरे कपड़ों को लेकर मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो? बोलता है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो बोलती है अपना हुलिया तो देखो, इंसान को फैशनेबल बनना चाहिए पर तुम्हें तो बिल्कुल फैशन आता ही नहीं है। वो बोलता है मैं ना वो चीज पहनता हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ। रिहान को कॉल आती है। जैसे ही वो कॉल सुनता है तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कॉल करते ही वो अपने अंकल को बोलता है मुझे जाना होगा, मैं आप लोगों के साथ नहीं जा पाऊंगा। ये बोलकर वो कार से उतर जाता है। जाते हुए देखकर पहले तो यून उसे रोकने लग जाती है और फिर सेओनजे को पूछती है तुमने उसे पूछा क्यों नहीं कि वो कहाँ पर जा रहा है? वो बोलता है वो अपने आप को संभाल सकता है तो भला मैं उसे क्यों पूछूं? क्या अब हम चल सकते हैं? बोलती है मैं उसके बगैर वहाँ पर नहीं जाऊंगी, हमें ना उसका वेट करना होगा। बोलता है वेट करने के लिए हमें कहाँ पर जाना चाहिए? क्या हम साथ में मूवी देखने के लिए चले? बोलती है पेरेंट और टीचर क्या साथ में मूवी देखते हुए अच्छे लगेंगे? ये सुनकर वो चुप हो जाता है। तरफ हान भागते हुए बस स्टेशन पर पहुंचता है और सेजिन को आवाज देकर रोकता है। वो पूछती है तो मेरे लिए इतना ज्यादा भागकर क्यों आ रहे हो? वो पूछता है तुम इस तरीके से घर छोड़कर कैसे जा सकती हो? बोलती है तुम्हारी वजह से, मैं तुम्हारी वजह से ये ऐसा कर रही हूँ। मुझे न फर्स्ट आने दो क्योंकि सेकंड आने पर मेरे घर वाले खुश नहीं होते, इसलिए मैं उन्हें छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ पर तुम जैसा इंसान नहीं होगा ना, मैं वहाँ पर जाऊंगी और मेरी पोजीशन फर्स्ट आएगी। बस के जाने का टाइम हो जाता है। बस ड्राइवर उसे बुला रहा होता है। हान को उसकी टेंशन हो रही होती है इसलिए वो उसे अकेले नहीं जाने देता, खुद भी उसके साथ जाने लगता है। ये दोनों खाने के लिए आकर बैठ चुके होते हैं। संजय बोलता है मेन्यू देखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यहाँ का क्या अच्छा है। जिसके बाद वो पीछे सूप वाला बैनर देखती है। वाले बैनर से उसे अपने डैड के साथ बिताए हुए टाइम याद आता है क्योंकि उसके डैड उसे चिकन का सूप पिलाया करते थे जो यून को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। इस चीज को याद करते हुए वो सेओनजे के ऑर्डर को कैंसिल कर चिकन सूप ऑर्डर कर देती है। सुनकर वो लेडी तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है जैसे कि वो हमेशा करती है और पूछती है क्या तुम्हें मीडियम वाला चाहिए? तो वो उसे लार्ज बोल देती है क्योंकि वो काफी ज्यादा डर जाती है। सेओनजे उसके जाने के बाद बोलता है इसके अंदर तो अभी तक बहुत ही ज्यादा जान है। उनका सूप वहाँ पर आ जाता है जिसे वो बड़े मजे से खाने लग जाती है और सेओनजे सोच रहा होता है क्या उसे ये सूप पीना चाहिए या नहीं। फिर वो पूछती है क्या तुम्हारा पेट फुल हो गया है? वो बोलता है नहीं, मैं ना कभी खाने को ना नहीं बोल सकता, मेरा तो कभी पेट नहीं भरता। ये बोलकर वो एक लेग पीस ले लेता है और खाने लग जाता है। तरीके से वो खा रहा होता है। उसे ऐसा देखकर यून सोचने लग जाती है मैंने इसे को कहीं तो ऐसे खाते हुए देखा है। तभी उसे तोफू वाला टाइम याद आ जाता है। उसे ऐसे ही देखे जा रही होती है। ये देखकर वो उसे पूछने लग जाता है क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? बोलती है मैंने तुम्हें ना कहीं पर देखा है, तुम पुलिस स्टेशन से निकल रहे थे। बोलता हाँ मुझे ना जाना पड़ा एक लड़की की वजह से।
फ्लैशबैक में दिखाया जाता है असल में उसने एक लड़की की कार को उठाकर साइड में किया था कि वो कार रास्ते में आ रही थी। लेडी और उसके हस्बैंड आकर उससे लड़ने लग जाते हैं। बोलता है अभी साइड में हटो, जो भी रिपोर्ट करनी है ना वो जाकर कर देना कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। बोलकर वो वहाँ से फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी को वहाँ से निकाल देता है। वो बंदा भी उसे सल्यूट कर जाता है। प्रेजेंट में वो बोलता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था और उसका पति भी वहीं पर था। यून तो काफी ज्यादा डर जाती है और उसे बोलती है मुझे ना जाना होगा, उनको आने में काफी ज्यादा देर हो गई है इसलिए अब मैं चलती हूँ। देखकर वो खड़ी होती है लेकिन तभी वो उसके फेस को देखकर डर जाती है। इसके बाद योनजे अपने फेस को मिरर में देखता है, उसे काफी ज्यादा एलर्जी हो गई होती है। बाहर बैठकर वो उसे मलहम दे रही होती है जिसे वो लगा रहा होता है। बोलती है तुम्हें ना चिकन नहीं खाना चाहिए था अगर तुम्हें उससे एलर्जी थी। वो बोलता है ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं नहीं खा सकता। एक्चुअली में वो जानबूझकर उसे खा रहा था जबकि उसे पता था कि उसे एलर्जी है। और बोलती है मैं तुम्हें मलहम लगा देती हूँ। बोलकर वो उसे मलहम लगा रही होती है लेकिन वो बेचारा तो इसके हाथ लगने की वजह से बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहा होता है। नर्वस की मारी तो वो खड़ा ही हो जाता है। वो एक्सरसाइज करने लग जाता है। इवन वो नर्वस की वजह से जिस बेंच पर यून बैठी होती है उसे उठाकर भी एक्सरसाइज कर रहा होता है कि वो अपने आप को रिलैक्स फील कर पाए। तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है लेकिन वो बेंच नीचे रखकर वापस से आकर उसके पास बैठ जाता है। उसे बोलता आज के बाद ना मुझे कभी टच मत करना। के बाद वो उसे मलहम लेता है और पूरे फेस पर लगा लेता है। तो उसे हान की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि वो नहीं आ पाएगा। पूछता है तुम कहाँ पर और किसके साथ हो, तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे तो है ना। जैसे ही कॉल कट होती है यून उससे पूछने लग जाती है तुम कहाँ जा रहे हो। बोलता है मैं ना हान के साथ जा रहा हूँ। वो पूछती है हान किसके साथ है। बोलता है वो अपनी क्लासमेट सीजिन के साथ है। बोलती है मैं उसकी भी क्लास टीचर हूँ इसलिए मुझे भी वहाँ पर होना चाहिए। मुझे बताओ कि वो दोनों कहाँ पर है। वो बोलता है वो दोनों सियोल में है इसलिए हमें वहीं जाना होगा। सियोल का नाम सुनकर उसे सारा सीन याद आ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। पर हमें थप्पड़ का रीजन पता चलता है। सियोल की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में एक बच्चे के डैड को यून काफी ज्यादा अच्छी लग जाती है। वो बार बार उसे मैसेज भी कर रहा होता है कि परफ्यूम की जो खुशबू थी ना वो तो मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ। उसे ऐसे ही मैसेज किया जा रहा होता है लेकिन वो उसके मैसेज देख भी नहीं रही होती। अगले दिन स्कूल में जाकर उसे उसकी ही वाइफ से थप्पड़ पड़ जाता है। वहाँ पर उस आदमी ने दिखाया होता है कि यून ने भी उसे मैसेज किए हुए हैं। किसी को भी यून की बात पर यकीन नहीं आता। सभी लोग उसे बुरी नजर से देख रहे होते हैं। ये सब याद कर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर भी वो सियोल जाना कैंसिल नहीं करती। सेजिन और हान दोनों ही सियोल में पहुंच चुके होते हैं। सेजिन के पीछे जा रहा होता है। सेजिन उसे बोलती है तुम ना मेरा पीछा छोड़ दो। उसे बोलता है चलो पहले कुछ खा लेते हैं फिर बाद में तुम्हें जहाँ जाना हो ना वहाँ चली जाना। जिन मना कर देती है मुझे भूख नहीं लगी। वो बोलता है चलो ना हान रिवर पर बैठकर खाते हैं। दोनों ने रामेन खा लिया होता है। के बाद दोनों चुप कर बैठे हुए होते हैं। सेजिन उसे पूछने लग जाती है तुम इतनी आसानी से फर्स्ट पोजीशन पर कैसे आ जाते हो। वो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे पेरेंट्स का ना होना ये मुझसे पूछो। वैसे तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ कैसा लगता है। वो बोलती है बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उससे उसकी मोम के बारे में पूछने लग जाता है। वो बोलती है मोम से तो मैं बात भी नहीं करना चाहती हूँ। बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मोम से बातें करूँ। तो वो उसे उसके डैड के बारे में पूछने लग जाता है। तो डैड के बारे में भी वो सेम चीज बोलती है। बोलता है मैं भी ना डैड का प्यार चाहता हूँ। वो बोलती है तुम्हारे पास तो कितने अच्छे अंकल हैं। बोलता है अंकल है लेकिन वो माँ का प्यार थोड़ी दे सकते हैं। फिर उसके फोन पर मैसेज आता है। वो उसे स्टेशन पर मिलने के लिए बुला रहा होता है। मैं तुम्हारा वहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। इधर सारे टीचर्स को दिखाया जा रहा होता है। वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें स्योंजे से भी ज्यादा पावरफुल बनना है इसलिए वो सारे कराटे सीखने के लिए चले जाते हैं। वहाँ का इंचार्ज बताने लग जाता है ब्लैक बेल्ट वाला अभी तक यहाँ पर नहीं आया। इस टाइम तक तो वो यहाँ पर आ जाता है। नहीं वो कहाँ पर रह गया। ये सब लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। इन दोनों को दिखाया जाता है। वो दोनों भी स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। हान ने स्योंजे को यही बताया था कि वो स्टेशन पर मिल जाएंगे। उन दोनों को वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा होता। इसके बाद ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन पर चले जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। मुझे को हान मिल जाता है और उसे पूछने लग जाता है तुम्हारे साथ वाली लड़की कहाँ पर है। बोलता है वो मुझसे खो गई है लेकिन मुझे ना उसके लिए डर लग रहा है कि वो किसी लड़के के घर पर रहने के लिए जा रही है। तो वहाँ पर रात भर रुकेगी। पता नहीं वो लड़का कौन है। सुनकर स्योंजे भी परेशान हो जाता है। इधर यून भी उन लोगों को ढूंढ रही होती है। तभी उसे सेजिन नजर आ जाती है। वो ट्रेन में सेजिन को एक लड़के के साथ जाता हुआ देख लेती है। ट्रेन में वो भी चढ़ जाती है। यून उसे फोन कर बोल देती है तुम नेक्स्ट स्टेशन पर ट्रेन पकड़ कर आ जाना। बाद इधर स्योंजे
नेक्स्ट स्टेशन पर पहुंचने वाला होता है, लेकिन रास्ते में बहुत सारे लोग होते हैं। उसके बाद वो उनके ऊपर से कूदकर जाने लगता है। लोग तो उसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। इधर ट्रेन भी स्टेशन पर पहुंच चुकी होती है। यून बाहर देखने लग जाती है। मुझे तो मालूम था कि वो यहाँ पर नहीं पहुँचेगा। उसे सोंजे की आवाज आती है। उसकी आवाज सुनकर वो गेट के सामने रुक जाती है। भागते हुए आ रहा होता है क्योंकि ट्रेन का डोर बंद होने वाला होता है, लेकिन ट्रेन का गेट बंद होने से पहले ही वो अंदर आ जाता है। यून गिरने वाली होती है, लेकिन वो उसे गिरने से बचा लेता है। यून को भी याद आ चुका होता है कि वो पहले सोंजे से कहाँ मिली है, और यहीं पर इस पार्ट का डी एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।